नमस्कार साथियों। आज का सेशन थोड़ा इंटेंस एंड एनालिसिस वाला होने वाला है। बहुत से लोगों ने आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस पर वीडियोस बनाए हैं और बहुत अच्छे से बनाए हैं। बट आज मैं एक अलग डिमेंशन कवर करना चाहता हूं जिसकी शायद बहुत कम लोगों ने बात करी हुई है। जैसे कि अगर लद्दाख को हम स्टेटहुड देते हैं तो क्या उसकी वजह से जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है क्या उसके ऊपर कोई नेगेटिव असर होगा? क्या बुद्धिस्टों का परसिक्यूशन हो सकता है क्या स्टेटहुड मिलने से? इस सवाल का आंसर्स आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले कुछ कंटेम्प्ररी इश्यूज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सोनम वांगचुक जो लद्दाख और भारत के बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है, जिनकी मैं खुद तहे दिल से बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, उन्होंने रिसेंटली 21 डेज का फास्ट या हंगर स्ट्राइक बोल सकते हैं उसको लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने बोला या तो मेरी 4 डिमांड्स केंद्र सरकार पूरी करे या तो मैं फास्ट अंटिल डेथ करके मैं मर जाऊंगा। अब इनके ये 4 डिमांड्स थे क्या? सबसे पहला इन्होंने डिमांड ये करा यहां पर कि हमें लद्दाख को फुल स्टेटहुड के तहत देखना है, मतलब लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया जाना चाहिए स्टेटस, जिसके तहत लद्दाख को स्पेशल पावर्स मिलेंगे, ऑटोनॉमी मिलेगा, जिसमें वो अपने अपने रूल्स को बना सकता है। इसके अलावा तीसरे की बात करूं तो ये खुद का एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहता है, जिसके तहत ये क्या करेगा, अपने स्टेट के अंदर जो भी ऑफिसर्स रहेंगे उसको खुद ही रिक्रूट करेगा, क्योंकि अभी बाहर से ऑफिसर्स वहां पर जाते हैं। वेरस चौथे में वो ये बोल रहा है कि 2 पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा के अंदर लद्दाख के होने चाहिए, जो कि अभी सिर्फ एक ही हैं। वैसे तो अगर मुझे ये इशू को पूरी तरीके से डिस्कस करना है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बस वो एक मेन टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूंगा, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है क्या। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले और उसको सही तरीके से समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके इतिहास को समझना पड़ेगा लद्दाख के। अब देखिए, इतिहास के अंदर एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज राष्ट्रवाद। अब इस इतिहास में राष्ट्रवाद जो शब्द है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो शब्द अपने आप में ही लद्दाख के लोगों के रग रग से जुड़ा हुआ है और इनके दिल में हमेशा से ही भारत से जुड़ने का वो जो भावना है ना वो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। ये हम कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स के साथ हम इसको बता सकते हैं, जैसे कि पोस्ट 1947 में जब लद्दाख में जो लद्दाख के हेड लामा है ना, बुद्धिस्ट व्यक्ति थे कौशक बकुला, इन्होंने नेशनलिज्म एज अ मास आइडियोलॉजी उस ऊंची पहाड़ियों पे फैलाया था जो भारत का कोल्ड डेजर्ट है। ये इन्होंने इसके लिए फैलाया था ताकि वो कश्मीरियों का जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है ना उसको काउंटर कर सकें और भारत के साथ हमेशा से जुड़े रह सकें। यही नेशनलिज्म हमेशा से ही लद्दाखियों को मोटिवेट करते आया है पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ ऑपोजिट साइड में खड़े रहने का और इंडिया के साथ उसका इंटीग्रिटी बनाए रखने का, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना तो हमेशा से ही जो इंडिया का ताज है उसको छीनना चाहते थे, लेकिन लद्दाख उनके इस पर्टिकुलर रोल में बाधा बन के खड़े थे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि लद्दाख के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने पहले ही दिन से ये क्लियर कर दिया था कि उन्हें लद्दाख का पार्ट बनना है और वो कोई भी कम्युनल या सेपरेटिस्ट स्कीम में वो शामिल नहीं होंगे। इनफैक्ट जब ये जम्मू एंड कश्मीर का जो एपिसोड भी हो रहा था ना, जिसके अंदर जब पाकिस्तान अटैक करता है एंड देन फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाता है, तब लद्दाख के लोगों ने और जो उनके लीडर थे, जो बुद्धिस्ट लीडर थे, इन्होंने महाराजा हरि सिंह के साथ साथ भारतीय हुकूमत को एक मेमोरेंडम भेजा, जिसमें उन्होंने 3 डिमांड्स यहां पर दोनों भी लोगों को बताया। अब वो 3 डिमांड्स क्या थे? सबसे पहले कि द महाराजा शुड गवर्न लद्दाख डायरेक्टली विदाउट टैगिंग इट इनटू कश्मीर, क्योंकि यहां पर ये डिमांड बोला जा रहा था तो इसके तहत ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि जो लद्दाख के लोग हैं उन लोगों का अलग एथनिसिटी है, अलग कस्टम्स है, कल्चर है और रिलीजन है, वो सेम कश्मीर के लोगों जैसा नहीं है, तो इसके लिए उन्हें अलग ट्रीट किया जाए। दूसरा ये बोला गया कि अगर लद्दाख को महाराजा हरि सिंह अगर अपने साथ रखना चाहते हैं तो उसे जम्मू के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए, ना कि कश्मीर के साथ इंटीग्रेट किया जाए। एंड इसके साथ साथ लद्दाखियों को उनके राइट्स और उनके अधिकार बचाए रखने के लिए अलग से राइट्स उनको दिए जाने चाहिए। इसके अलावा ये बोला गया कि अगर ये दोनों चीज भी नहीं हो रहा है आपसे, तो तीसरा ये एक काम कर दो कि हमें ईस्ट पंजाब मतलब इंडिया वाले पंजाब के साथ आप हमें जोड़ दो। ऐसा करके ये मेमोरेंडम्स सबमिट किए गए थे दोनों भी जन को, महाराजा हरि सिंह एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इनके डिमांड्स को तुरंत फुलफिल नहीं किया गया बाय द महाराजा हरि सिंह, एंड ये इसीलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो शेख अब्दुल्ला है, ही वाज सपोर्टेड बाय द पर्टिकुलर जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई थी। इसी टाइम पर क्या हो रहा था कि प्लेबिसाइड का भी वो एक एपिसोड चल रहा था कि जब ये टेंशन चल रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशंस चले गए थे एंड तब यूनाइटेड नेशंस ने ये डिसीजन दिया था कि प्लेबिसाइड करना पड़ेगा। जब ये प्लेबिसाइड की भी बात हो रही है तो ये लद्दाख के लोग जो है ना, जो बुद्धिस्ट लोग, उनका एक अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है जहां पर ये टोटली प्लेबिसाइड को खिलाफ बोलते हैं ये लोग। जैसे कि इन्होंने क्या बोला कि अगर प्लेबिसाइड हो भी रहा है ना और उसका रिजल्ट कुछ भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता,
लद्दाख जो है ना पाकिस्तान से जुड़ने के लिए कतई रेडी नहीं है। लद्दाख हम हमेशा भारत से ही जुड़ेंगे, ऐसा लद्दाख के लोग और उनके लीडर्स उस टाइम पे बोल रहे थे। अब लद्दाखियों ने ये चीज बोला कि हम जो है ना हम भारत माता के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि भारत माता ने ही हमें बड़ा किया है और आगे चल के भी भारत माता हमें बड़ा करेंगी, और इसीलिए भी हम भारत माता के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत माता ने हमें हमारा धर्म और संस्कृति दिया है। अभी तक आपको यह पता चल ही चुका रहेगा कि जो लद्दाख के लोग हैं ये भारत माता के साथ रहना चाहते थे, बस थोड़ी सी ऑटोनॉमी चाहते थे। लेकिन लद्दाख पार्ट था जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें सरकार उस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बुद्धिस्ट लोग बहुत ज्यादा माइनॉरिटी में थे। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट लद्दाख के ऊपर देखा गया, जिसमें हम डेवलपमेंट के ऊपर इसकी बात कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फाइनेंस की बात करें तो 1950 से 1955 के बीच में जो जम्मू एंड कश्मीर को टोटल बजट मिला था, दैट इज 11.5 करोड़ उनको मिला था, उनमें से कितना रुपया लद्दाख वाले एरिया को दिया गया फॉर देयर डेवलपमेंट? 0 रुपीज। डेवलपमेंटल वर्क्स की बात करें तो लद्दाख के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा था, जबकि कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जैसा हो रहा था। तो तुलना आप देखिए, जब ये सारी चीजें हो रही थी, लद्दाख के लोग पिछड़े के पिछड़े रह जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है लद्दाखियों को बुरा तो लगेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे रेजिस्टेंस करना उन्होंने शुरू किया, और फाइनली ये रेजिस्टेंस को सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस 1964 में क्रिएट होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ कौशिक बकुला। और इन्होंने अपने स्पीचेस के अंदर जो एक उस टाइम पे एक ग्रुप बनाया गया था, दैट इज गोइंग टू बी लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट, इसके तहत इन्होंने क्या बोला था कि जो कश्मीरी हैं उन्होंने अभी तक हमारे ऊपर राज किया और हमारे कस्टम्स का कभी भी उन्होंने इज्जत नहीं किया, हमको हमेशा हमारे ही घर में गुलाम जैसा रखा गया, क्योंकि हमारे पास तो कभी पहले से कुछ था ही नहीं, और इसका इंपैक्ट हमारे कल्चर और सोशल इथोस पे पड़ा है, जिसके कारण हम अपने आप में ही कहीं ना कहीं गुम हो चुके हैं। और यही स्ट्रगल जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम से शुरू हुआ था वो आगे कंटिन्यू होते चले गया। लेकिन जब इन स्ट्रगल का कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला, थक हार के जो ये लोग थे, इन लोगों ने स्ट्राइक्स करना शुरू किया, थोड़े बहुत ये लोग वायलेंट हो गए। तो जब वायलेंट हो गए तो कश्मीर की हुकूमत ने क्या किया कि इनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह ये सब चीजें हुई, एंड इन दैट बहुत सारे लोगों को इंजरी आया, एंड उनमें से लगभग 3 से 4 लोग मृत्यु भी उनको हो गई, दैट इज बुद्धिस्ट लोगों की डेथ हो गई। अब जब ये टेंशन इतने ज्यादा बढ़ गए थे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा, और बुद्धिस्ट का जो ग्रुप था, जो उनका लीडरशिप था, अलॉन्ग विद द कश्मीर की हुकूमत का जो लीडरशिप था, इन तीनों को साथ में बैठ के फाइनली ये डिसाइड किया गया कि यहां पर 2 ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए जाएंगे, जिसके तहत लद्दाख के लोगों को कुछ ऑटोनॉमी दिया जाएगा कोई ना कोई कानून बनाने के लिए। अब यहां पर आपको एक फैक्ट नोट करना पड़ेगा कि जब हम कारगिल की बात करते हैं, दैट इज लद्दाख की जब हम बात करते हैं, तो 1978 के दौरान उस टाइम पर जो कश्मीर की हुकूमत थी, उन्होंने क्या किया था कि जो लद्दाख का क्षेत्र है ना, लद्दाख के अंदर से ही इन्होंने 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को निकाल के अलग से बनाया था, दैट इज गोइंग टू बी कारगिल। ठीक है, इस कारगिल के अंदर अगर हम 2011 के सेंसस के हिसाब की बात करें तो 2011 में इस कारगिल में मेजॉरिटी 77% ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम, बाकी जो बुद्धिस्ट हैं वो माइनॉरिटी में हैं, एंड बाकी हिंदू हैं। वेयर एज लद्दाख की हम जब बात करते हैं तो 67% जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से वो बुद्धिस्ट है, तो सिर्फ लेह के डिस्ट्रिक्ट में ये लोग मेजॉरिटी में। अब क्या हुआ कि ये जो अभी मैंने 1989 में ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की बात करी, उसके पहले ही 1978 के दौरान पे कारगिल को मेजॉरिटी जो लद्दाख डोमिनेटेड, जो लेह के अंदर बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया था, उसमें से कारगिल को निकाल दिया गया था एक अलग सा डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। अब इसका एक मेन कारण बोला जाता है कि उस टाइम पर हुकूमत को बेसिकली धर्म को धर्म से पिट करवाना था, ताकि ये जो लद्दाख के जो रेजिस्टेंस चल रहा था वो कमजोर हो जाए, क्योंकि लद्दाख के लोग चाह रहे थे कि इनको अलग सा ही एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिल जाए या ये एक अलग से राज्य बन जाए। अब सोचिए, पूरा जम्मू एंड कश्मीर में से जब इतना बड़ा हिस्सा लद्दाख एक अलग राज्य बन जाएगा, तो जो पैसा जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि लद्दाख एक अलग सा राज्य बन जाए या यूनियन टेरिटरी बन जाए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे इनके हाथ से पैसा चले जाए। तो ये डिस्ट्रिक्ट बनाने का मेन उद्देश्य यहां पर हम कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं। अब इसी के तहत ये चीज सोचिए कि जब ये क्लैशेस वगैरह हुए 1989 में और ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इनको मिल गया लद्दाख को, कारगिल जो लद्दाख का ही भाग है, एक डिस्ट्रिक्ट है, मेन डिमांड फॉर यूनियन टेरिटरी स्टेटस किसका था? लद्दाख का था, मतलब लेह का था। लेकिन ऑटोमेटिकली मिल गया किसको भी? कारगिल को भी मिल गया। मतलब यहां पर भी एक ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना, यहां पर भी एक ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना। ये चाहता भी नहीं था, लेकिन तो भी इसको मिल गया। कारगिल के अंदर जो मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन था वो हमेशा से किससे सपोर्ट मिल रहा था? उसको जम्मू एंड कश्मीर से उसको सपोर्ट मिल रहा था, जो यहां के लीडर्स थे उनसे इसकी सपोर्ट मिल रहा था। तो ये हमेशा से ही इनके डिमांड के खिलाफ थे।
लेकिन तो भी ये नहीं चाहते थे, तो भी इनको ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिल गया। और वही जो इनको पर्क्स मिले हैं ना, जो बेनिफिट्स मिले, वो आज के टाइम में हमको देखने को मिलेगा। जब मैं वो टॉपिक डिस्कस करूंगा आगे, तो उसके अंदर आपको वो चीज पता चलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि लद्दाखियों का दृढ़ निश्चय देखिए। 1989 में जो डिसीजन लिया गया था ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, वो जो उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ था, ये इनका सबसे पहला विक्ट्री था। जो इनका अल्टीमेट गोल था यूटी स्टेटस पाने का, उसके अंदर वो एक सबसे पहला गोल था। उन्होंने कभी भी अपने यूटी स्टेटस के इस गोल को जाने नहीं दिया, और कश्मीर के हुकूमत ने कभी भी इनके गोल को पूरा करने में जो बाधाएं हैं उसको कम करने में कभी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब कोई भी मौका नहीं छोड़ा कश्मीर की हुकूमत ने। और फाइनली क्या होता है कि जो बुद्धिस्टों का ये जो डिमांड है ना, वो 2019 में अगस्त महीने में जब केंद्र सरकार ने आर्टिकल 35A एंड आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया, उस पर्टिकुलर टाइम पर इन्होंने उत्सव मनाया। एंड एज पर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 ये बोला गया कि लद्दाख जो है वो अलग से एक यूनियन टेरिटरी रहेगा, और लद्दाख के दो मेजर डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, एक रहेगा लेह और दूसरा रहेगा कारगिल। अब आगे बात करें तो 2019 के बाद से कारगिल का जो लीडरशिप रहा है, उस कारगिल के लीडरशिप में कश्मीर के जो लीडर्स हैं ना, उनका अभी भी इन्फ्लुएंस था, एंड वहां पर डेवलपमेंट्स हो रहे थे। लेकिन जब हम लेह की बात करते हैं, जहां पर बुद्धिस्ट डोमिनेटेड लोग थे, वहां पर इतने ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हो पा रहे थे। तो जब ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं, ये बेसिकली बोल रहे हैं कि यार पहले भी हमें मौका नहीं मिल रहा था, आज भी हमें मौका नहीं मिल रहा है। पहले भी हमारे लोग सरकार के अंदर नहीं थे, आज भी हमारे लोग सरकार के अंदर नहीं है। पहले भी हमारे बच्चे सरकारी नौकरी में नहीं थे, आज भी हमारे बच्चे सरकारी नौकरी में नहीं है। पहले भी बाहर के लोग आके नौकरियां कर रहे थे और बाहर के लोग आके बिजनेसेस कर रहे थे, आज भी बाहर के लोग आके लद्दाख में बिजनेस कर रहे हैं। तो बदला क्या है? तो इसी के वजह से यहां पर लद्दाख के अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस एंड डिमांड्स क्रिएट होने लग गए। अब ताज्जुब की बात क्या है कि जो कारगिल और लेह के अंदर जो बुद्धिस्ट और जो कारगिल के जो लीडर्स थे, ये हमेशा से ही अपने ऑपोजिट साइड में थे। जैसे अभी तक मैंने आपको बताया, कारगिल के लीडर्स कभी भी नहीं चाहते थे कि लद्दाख को एक अलग सा स्टेटहुड या यूटी का स्टेटस मिले। लेकिन ये अपने हिस्टोरिकल दुश्मनी को भूल के आज इन्होंने अपने बीच में ही इन्होंने हाथ मिला लिया है और अपने लक्ष्य को एक कर लिया, और ये लोग सेम प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। और अब सेम प्लेटफॉर्म पर आके हिंदू और मुस्लिम लोग, जो बुद्धिस्ट और मुस्लिम लोग हैं, ये आके डिमांड कर रहे हैं कि 6th शेड्यूल हमें मिलना चाहिए और लद्दाख को एक यूटी से स्टेटहुड के अंदर कन्वर्ट किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारी जमीन है उस पर हमारा ही हुकूमत रहे, और जो हमारे जॉब्स है उस पर हमारे ही बच्चे, हमारा ही कंट्रोल रहे। बट जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही ये ऑटोनॉमी देने के भी नेगेटिव इंपैक्ट हैं, जो शायद नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। अब अगर मैं मेन क्वेश्चन के ऊपर आऊं कि क्या स्टेटहुड जो लद्दाख के बुद्धिस्ट डिमांड कर रहे हैं, क्या उसके वजह से बुद्धिस्टों का परसिक्यूशन हो सकता है क्या आने वाले टाइम में? तो देखिए यहां पर अब अगर हम वापस से नंबर्स के ऊपर जाएं, तो ले जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर मेजॉरिटी बुद्धिस्ट है, वेराज जो कारगिल है उसके अंदर मेजॉरिटी मुस्लिम्स है। अगर मैं पूरे लद्दाख की बात करूं तो पूरे लद्दाख में टोटल जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो 40% है, वेराज जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो लोग अलग 60% हैं। अब यहां पर जो अगर ये स्टेटहुड के अंदर परिवर्तित होता है, तो जो हिस्टोरिकली जो ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए गए थे, जिसके तहत लेह के अंदर जो डिसीजंस हैं वो बुद्धिस्ट लोग ही करेंगे, जो ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के अंदर पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है, ओरिजिनली वही लोग करेंगे। और कारगिल के अंदर जो ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था, वो कारगिल का जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो वही रहेगा। लेकिन अब अगर स्टेटहुड आ गया, तो ये जो पावर्स ऑफ रूल मेकिंग है ना, ये किसके पास चले जाएगा? स्टेट असेंबली के पास चले जाएगा। एंड क्योंकि बुद्धिस्ट सिर्फ 40% है, तो असेंबली के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन कितना होगा? कम ही होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जब उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा तो क्या वो अपने लिए कानून बना पाएंगे? क्या शायद नहीं। जो मेजॉरिटी सेक्शन रहेगा असेंबली में, वो क्या करेगा? वो शायद तब ऐसे कानून बना सकता है जो बुद्धिस्टों के खिलाफ होगा, और तब शायद बुद्धिस्ट अपने ही घर से वापस से बेघर हो सकते हैं। सो एक 40% पॉपुलेशन इन लद्दाख अगर स्टेटहुड मांग रहा है, जिसमें जो स्टेट का सबसे हाईएस्ट मेकिंग लॉ बॉडी है दैट इज द असेंबली, उसी के अंदर वो मेजॉरिटी में नहीं है, तो क्या गारंटी है कि कानून उनके बेनिफिट के लिए बनेगा? तो सवाल ये है। और आगे आने वाले टाइम में हमें यही देखना पड़ेगा कि क्या ये जो पूरा स्टेटहुड का डिमांड जो सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग कर रहे हैं, क्या वो चीज फाइनली सक्सेसफुल होगी? अब ये जो साथियों, ये जो वीडियो है ना, ये कोई भी धार्मिक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं है। दिस इज जस्ट टू गिव यू एक दूसरा नजरिया, जो आज बात नहीं की जा रही है कि बुद्धिस्टों का परसिक्यूशन हो सकता है क्या। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। आई विल थैंक एवरीबॉडी ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।